तमाम दुनिया जानती है कि पाकिस्तान में जो सिविलियन गवर्नमेंट है उसका कोई मतलब नहीं है। जो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है वही मुल्क चलाती है और उसी के हिसाब से मुल्क चलता है। इसी वजह से जितने भी प्राइम मिनिस्टर्स आते हैं पाकिस्तान में, उनका कोई खास काम नहीं होता सिवाय एक पपेट की तरह ये रहते हैं। इमरान खान को तो साफ साफ पपेट प्राइम मिनिस्टर कहा जाता था, लेकिन शहबाज शरीफ साहब भी कुछ उससे कम नहीं है। इसीलिए ये कहीं ना कहीं जब कर्जा मांगने जाते हैं, कोई लोन लेना होता है, कोई इन्वेस्टमेंट की बात करनी होती है, तो ये मिलिट्री को लेकर जाते हैं। वरना आप ये देखिए कि क्या काम होता है मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट का, या कह लीजिए इस वक्त के फील्ड मार्शल साहब का, कि वो हर जगह प्राइम मिनिस्टर के साथ होते हैं। और प्राइम मिनिस्टर साहब भी जब तकरीर करते हैं तो उनका शुक्रिया अदा करना नहीं भूलते। भाई उनका शुक्रिया तो आप उस वक्त अदा करें ना, अगर आपके यहाँ अमन हो जाए, अगर आपके यहाँ KPK और बलूचिस्तान में अमन हो जाए, अगर आपके यहाँ जो अटैक्स चल रहे हैं TTP के, वो किसी तरीके से आप रोक पाए, तब उनका शुक्रिया अदा करें, क्योंकि वो जो सिक्योरिटी है वो उनका काम है। इकोनॉमी चलाना, फॉरेन पॉलिसी बनाना, हर जगह पर इंटरफेयर करना, गवर्नमेंट लाना, गवर्नमेंट ले जाना, गवर्नमेंट गिराना, प्राइम मिनिस्टर्स को अरेस्ट करना, फांसी लगाना, सजा देना। जब ये सारे काम मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट करती है तो डेफिनेटली फिर उसको इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए कि लोग क्रिटिसाइज भी करेंगे, लोगों ने गलत भी कहेंगे और उसका रिजल्ट भी अच्छा नहीं आ रहा, ये भी सभी के सामने। अच्छा आरजू, आपने कहा कि ये तो दिखावे के वजीर आजम होते हैं, बात सही भी है, और इसीलिए पूरी दुनिया कहती है वजीर आजम से क्या बात करना, आर्मी से ही चीफ से ही सीधे बात करो। तो अब अगर शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि कर्जा लेने वाले का सिर, आ रहा हूं इरशाद जी, आ रहा हूं आपके पास, रुक जाइए। मुझे पता है कोट पैंट पहनकर आप बहुत तैयार हैं, कहीं क्या पता आप भी कहीं कर्जा लेने के लिए जा रहे हो, तो ठीक है, थोड़ा सा आप अपनी स्क्रिप्ट पढ़िए। एक आरजू से और सवाल, फिर आता हूं आपके पास। मैं आरजू को जवाब देना चाहूंगा। हाँ, मैंने बिल्कुल जवाब दीजिएगा। एक छोटा सा सवाल है आरजू के लिए, अपनी बात जो इसने सवाल किया, एक छोटा सा सवाल है आरजू के लिए, फिर तुरंत आप आरजू से आपकी बात कराऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, आरजू से आपकी बात कराऊंगा। आरजू, अगर शहबाज शरीफ ये कह रहे हैं कि कर्जा लेने वाले का सिर झुका होता है, जो सही भी है, तो ये सिर किसका झुका? अब सरकार तो नाम मात्र की है, तो जाहिर सी बात है ये सिर झुका आसिम मुनीर का। इज्जत किसने दांव पर लगाई? आसिम मुनीर ने। और ऑब्लिगेशंस कितने ना चाहते हुए भी किसने निभाई? आसिम मुनीर ने। देखिए, पूरी कौम का सर झुका है, चाहे वो आसिम मुनीर साहब हो, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर साहब हो, चाहे कोई भी हो, पूरी कौम का सर झुक जाता है जिस वक्त आप कर्जा मांगने जाते हैं। और उसके बाद जब आप सऊदी अरेबिया को, UAE को कहते हैं कि उनसे लिया हुआ लोन आप वापस नहीं कर सकते, 1 साल और दिया जाए, उस वक्त भी आपको शर्मिंदा हो जाना चाहिए कि आपने मुल्क की क्या हालत कर दी है और कहां पर आपको इस वक्त होना चाहिए था, लेकिन आप वहां नहीं पहुंच सके। और मुसलसल इस वक्त लोगों की यहाँ पे हालत खराब से खराब होती जा रही है। इस 1 साल में, लास्ट जो 1 साल गुजरे, उसमें तकरीबन 7,06,000 लोगों का बताया जा रहा है, जो कि रिकॉर्ड पर है, जो मुल्क छोड़कर चले गए हैं। यहाँ पर से लोग भागने की कोशिश कर रहे हैं, रहने की कोशिश नहीं कर रहे। रह वही लोग रहे जो या तो मजबूरी में जा नहीं सकते, या फिर जिनको यहाँ पर लूटमार करनी है। जो आम पब्लिक है वो तो यहाँ पे बेचारी ना गुजारा कर पा रही है, ना रह पा रही है, और अगर निकल सकती है तो वो निकलती जा रही है, लेकिन इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा। सब यही उसमें लगे हुए, वही जो लूटो ते फूटो पार्टी इस वक्त बैठी हुई है यहाँ। अरे लूटो तो फूटो, इरशाद जी अभी कहीं फूटने तो नहीं निकल लिए? देखिए, मैं आपको अर्ज करूं, अभी आरजू बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मुझे इसका ख्याल आता है कि किसी दिन को प्रॉब्लम क्रिएट ना हो जाए इनके लिए। मैं आपको एक बात बताऊं कि मेरे आर्मी चीफ और मेरे वजीर आजम का इकट्ठे होना, ये सबूत है कि पूरी कौम, पूरे इदारे एक पेज पे हैं। हम एक मुल्क हैं, एक अजीम मुल्क है, जिसके लिए हम इकट्ठे हैं अपने मफादात के लिए, अपने दुश्मनों को सबक सिखाने के लिए। मेरे वजीर आजम और मेरे फील्ड मार्शल सैयद हाफिज मुनीर साहब जो साथ खड़े हैं, वो डंडा लेके खड़े हैं दुश्मनों के लिए। वो बताने के लिए खड़े हैं कि हम एक पेज पे हैं। जिस तरह के आप हमारे मुल्क के बारे में, आरजू जैसे लोग और आप, हिंदुस्तान जो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, हमारे से 100 गुना बड़ा दुश्मन, 100 गुना बड़ी ताकत, जिसको धूल चटाते हैं हम हमेशा और जिसको रुलाते हैं हमेशा। देखिए, बात यह है कि हम चाहते नहीं कि ये कुछ करें। हम अगर हमने कर्जा लिया, हमें मालूम है कि हमें कैसे उतार रहे हैं, हमें मालूम है कि इसके बाद इंशाल्लाह ये हुकूमत का टेनोर पूरा होने तक इसके बाद कभी कर्जा नहीं लेंगे, IMF की तरफ नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम किसी मुल्क बन के उभरे हैं, अपने से 100 गुना को मार के उभरे हैं, हिंदुस्तान को धूल चटा करके पूरी दुनिया में इज्जत बनाई है मेरे आर्मी चीफ ने और तमाम इदारों ने। हंसे रोने का वक्त है आपका, आप हंसे। ये वो कहते हैं खसियानी मैं आता हूं जहांगीर आपके पास। आरजू, एक कहावत है, चोर चोरी से ना जाए, चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए। अच्छा, हर बार चोरी यही कहता है मालिक इस बार छोड़ दो, अगली बार चोरी नहीं करेंगे। आपको जो ये वही हालत इरशाद की हो गई है। ये चूरन बेच रहा नहीं तो क्या है? अच्छा, मैंने दुश्मनी की भी बातचीत नहीं की, ना मैंने सैन्य ताकत की बातचीत की। आ रहा हूं मलिक साहब, ना मैंने सैन्य ताकत की बातचीत की। मैंने तो सिर्फ कर्जे की बातचीत की कि भाई ये कर्जे वाली स्थिति है, उस पर आपके शहबाज शरीफ का ये स्टेटमेंट है। ये तुरंत आ गए कि ये किया वो किया, कर्जे इकोनॉमिक फ्रंट पर बात नहीं कर। तो मुझे कर्जा उतारना है, मुझे उतारना है। आपको काहे की तकलीफ होती है? मैं वही तो प्रॉब्लम आपकी समझ नहीं आती है। मैंने लोन लिया,
मुझे पता है कि कैसे उतार रहे हैं। आपकी तकलीफ किस चीज की है, आपने शोरबावेला क्यों कर रहे हैं, आपको मालूम है कि ये लोन। तो ये आप चिढ़ क्यों रहे हैं? मान लीजिए आरजू ये क्यों चिढ़ रहे हैं? मान लीजिए मैंने पूछ ही लिया कि भाई आपके वजीर आजम कह रहे हैं कि इतना कर्जा उतार नहीं पा रहे भाई, और देनदारी के चक्कर में आईएमएफ के अगले प्रोग्राम के लिए भी लोन लेना पड़ता है, तो ये इतना चिढ़ क्यों रहे हैं? बिल्कुल जाहिर है बात, इरशाद साहब ने उनको डिफेंड तो करना है। हालांकि इस वक्त पाकिस्तान की गवर्नमेंट को अपनी पॉलिसीज को देखना चाहिए। जब सही पॉलिसी बनाएंगे तो ना तो इन्हें कर्जा लेना पड़ेगा और कर्जा दे भी पाएंगे। लेकिन जाहिर अगर हर पॉलिसी ऐसे ही बनेगी कि जो पैसा आ रहा है उसको बस खाओ पियो करप्शन में इस्तेमाल करो और उसके बाद भाग जाओ, जब गवर्नमेंट चली जाए तो कह दो जी अगला आएगा वो भुगतता रहेगा। यही चीज इमरान खान भी करते थे, यही चीज नवाज शरीफ भी करते थे और उनसे पहले की गवर्नमेंट्स भी यही करती थी। मैं वही कह रहा हूँ कि मैं अपने मुल्क के कौम के लिए बोलता हूँ, अपने इदारों के लिए बोलता हूँ, मैं किसी के लिए नहीं बोलता हूँ। दूसरी बात यह है कि मुझे मालूम है कि मैं एक ताकत हूँ, मुझे मालूम है कि एक बहुत बड़ी अजीम मुल्क हूँ, तो मुझे किस चीज से बात, मैं आपको जवाब क्यों दूं, हिंदुस्तान को जवाब क्यों दूं कि मैंने लोन क्यों लिया, मेरे आर्मी चीफ मेरे वजीर आजम के साथ क्यों खड़े हैं। देखिए राकेश, पाकिस्तान की जो मदरसे हैं ना, उनके अंदर इकोनॉमी नहीं पढ़ाई जाती है, उनके अंदर बंदूकें, आतंकवाद, उनके अंदर कैसे किसी देश हर जगह पे कैसे ट्रेन करके ओसामा बिन लादेन जैसे लोगों को पनाह देना है, जिसपे यासिन मलिक को बड़ा गर्व है। ठीक है, इनको इकोनॉमी नहीं आती। नासिर बोल रहा था मेजर साहब कि हम लोग, हमारी जनता को आराम से राशन मिलता है। यस, हम हंसते खेलता देश है, हमें जरूरत नहीं है ट्रकों के पीछे सड़क पे भाग के आटे के लिए लड़ने की। वो तो पाकिस्तान को मुबारक हो, हमारे यहां तो घर में पहुंचता है आराम से, इज्जत से खाओ भाई। बहुत संपन्न देश है और पाकिस्तान को समझ में नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। दूसरा देखिए, इरशाद जो है ना, मैं पहली बात तो इरशाद को ये बताना चाहूंगा, ये यासिन को तो समझ में नहीं आएगा मेरी बात। इरशाद भाई, आपको ना, आप धमकी दे सकते हो सिर्फ खातिन को, मेरे जनरल, मेरी आर्मी, मेरा देश। कभी मेरी कौम बोला है क्या? मेरी कौम बोला है कभी तुमने? इरशाद नमक हराम इंसान पाकिस्तान के, नमक हराम हो तुम पाकिस्तान के, पाकिस्तान की कौम के बारे में बोला कभी? अगर वो खातून बोलती है, अगर आरजू बोलती है, अगर आरजू बोल रही है, मैं बोलने दो, अभी तुम्हारे टाइम में नहीं बोला मैं। इरशाद अभी मत बोलो इरशाद, मेरे को बोलने दो, मेरे को बोलने दो, बात सुनेंगे आपकी। आप ना ISI के और ISPR के आगे बीत जाओ। यहाँ पे आके आरजू सच्चाई बोल रही है ना, कौम की बातें कर रही है, उसको धमकियां देता है, धमकी दे रहा है इंसान। कर्नल सर मैं आता हूं एक बार जाकिर के पास जाऊं। डॉक्टर इरशाद सुनिए ना, डॉक्टर इरशाद सुनिए, आपको एक दो शब्दों से कर्नल दिनेश नैन की दिक्कत हो रही होगी, लेकिन उनका गुस्सा इसलिए भड़का कि आपने शुरुआत में ही आरजू के लिए धमकी वाली भाषा का इस्तेमाल किया, तो इसलिए उनका ये गुस्सा भड़का। अब आपको नहीं अच्छी लग रही है बात तो आप छोड़ दीजिए बात।